दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि जैसा कि आप 9th क्लास में जितने भी शब्द हम लिखे हैं ना, उन सभी शब्दों से आप लोग परिचित हैं। 9th क्लास में याद कीजिए, आप पढ़े थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। 9th क्लास में अब ये चैप्टर जो है ना, आप लोगों का क्लास 10th लेवल के लिए, मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो मैट्रिक का जो एग्जाम होता है मैथ का, उसमें 4 प्रश्न जो होता है ना, 5 नंबर का आता है। मतलब 20 नंबर का 4 प्रश्न आता है, 5 नंबर वाला। तो 5 चौक का कितना हो गया? 20 हो गया। अब आपका मैथ में जो एक्सरसाइज होता है ना, वो 15 होता है। कितना होता है? 15। तो हर चैप्टर से 5 नंबर का 5 मार्क्स का प्रश्न नहीं पूछता है। कुछ चैप्टर होते हैं, उन्हीं चैप्टर से वो 5 नंबर का प्रश्न लेता है। तो वो चैप्टर खास हो जाते हैं। नहीं, वह चैप्टर, वह एक्सरसाइज जिससे 5 मार्क्स का प्रश्न बोर्ड हमारा लेता है और हर साल उसे उठाता है, वो तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना। तो पहला जो चैप्टर है ना, वो यही चैप्टर है जिससे 5 नंबर का प्रश्न वो हर साल लेता है। अब एक भी हो सकता है, 2 प्रश्न भी इसे क्या कर सकता है? ले सकता है। लेकिन हर साल इसे 1 या 2 प्रश्न जो है ना, आपका 5 मार्क्स का वो लेता ही लेता है। इम्पोर्टेंट हो गया। बाकी 2 मार्क्स का तो इसे रहता ही है, लेकिन 5 मार्क्स का तो इसे रहना ही रहना है इसे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, खास हो जाता है। तो इस चीज को, इस चैप्टर पर हम लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ध्यान देंगे। नहीं, तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर है क्या चीज। और हर चैप्टर की कहीं ना कहीं हम लोगों को जरूरत पड़ा या पड़ता है, तो ही उसके बारे में हम लोग जानते हैं और उसको सीखते हैं। नहीं, यहाँ पर जो शब्द आया है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है? तो चलिए एक एक चीज पर हम लोग फोकस करते हैं और चीजों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही होता है कि नहीं। बेसिक चीजें यदि हम नहीं समझेंगे ना, तो हमारा आगे का प्रश्न नहीं बनेगा। मान लो मकान हम बना रहे हैं और हमारी नींव ही मजबूत नहीं हो, और 2 मंजिल 3 मंजिल हम उठा दे, तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। थोड़ा सा भूकंप आएगा, झटका आएगा और वो कोलैप्स कर जाएगा, ढह जाएगा वो। इसीलिए बेसिक जो है ना, बेस जो है ना, वो मजबूत होना चाहिए। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज हम लोग फोकस करते हैं कि इन सभी का मतलब क्या होता है। तो जैसे देखो यहाँ पर एक चीज आया है आपका यहाँ पर, रैखिक, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? हाँ, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण दोनों को शामिल कर लेते हैं। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो रैखिक समीकरण का मतलब होता है, समीकरण तो सब कोई जानता है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह हो, उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे मान लो हम इस तरह से लिख रहे हैं 2x प्लस वाई, ये समीकरण है? जल्दी से बोलिए तो, ये समीकरण है? नहीं है, एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। चर हो अचर हो, बीच में जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीजें रहता है ना, उसको हम कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो है ना, ये बीजीय व्यंजक है। और जैसे ही इसमें हम बराबर समथिंग लिख दें, बराबर 0 हम लिख देते हैं, अब ये कहलाएगा समीकरण। क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, बराबर का चिन्ह आ गया। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें इक्वल का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। याद रहेगा ना?
तो जब तक हम बराबर नहीं दिए थे ना, तो ये एक बीजीय व्यंजक था। जब हमने इसमें बराबर का चीज दे दिया तो फिर ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। याद रहेगा। तो समीकरण का मतलब हम लोग समझ गए क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी समीकरण को हम रैखिक कब बोलेंगे। रैखिक वर्ड है ना यहाँ पर। अब कोई समीकरण दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा भिन्न भिन्न समीकरण का उदाहरण लेते हैं। पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर सपोज मान लो 7 ले लेते हैं। ठीक है। तीसरा समीकरण हम ले लेते हैं कुछ इस टाइप से, x माइनस वाई बराबर 5। चौथा हम ले लेते हैं 2x बराबर 5। ठीक है। पांचवा हम ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हम ले लेते हैं 7। अब एक और ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, 0। तो ये सब के सब कौन सी इक्वेशन है। अब इसमें हम रैखिक किसको बोलेंगे, लीनियर किसको बोलेंगे। हाँ तो देखो रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या करना, कोई भी समीकरण हो तो उसमें आपको ढूंढना है चर को। किसको ढूंढना है, तो सबसे पहला काम करो आप चर को ढूंढो। किसको ढूंढोगे आप, चर को ढूंढना है। ठीक है। अच्छा, जब चर मिल जाए तो चर का घात को ढूंढो। चर का घात देखो कितना है, चर का घात पावर को देखो आप, चर के पावर को आप देखो। दूसरा काम हो गया, पहले हमने किसको ढूंढा, चर को। बहुत लोग है कोई फंक्शन में गए हैं और मामा जी को ढूंढना है, कहाँ है, तो क्या कीजिएगा, मामा जी की खास पहचान होगा जिसके बारे में आप जानते हैं, तो ढूंढिएगा किधर है मामा जी, किधर है मामा जी। ढूंढते ढूंढते मामा जी मिल जाएंगे तो उसको लेकर निकल जाइएगा, या जो भी होगा उनसे बात कीजिएगा। तो हमको ढूंढना है रैखिक। अब इसमें कौन रैखिक है, तो रैखिक का लक्षण पता होना चाहिए। नहीं तो देखो पहले चर को ढूंढो चर का घात देखो, और चर का घात यदि 1 है तो रैखिक होगा। चर का घात क्या होना चाहिए, हाँ चर का घात जो है ना वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चर का घात जो है ना वो 1 होना चाहिए। तो चलो अब तीनों लक्षण आ गया। अब ये लक्षण जिसमें होगा ना, पहले तो इक्वेशन होगा, इक्वेशन में तीनों लक्षण हम ढूंढते हैं। चलो देखते हैं एक एक करके। यहाँ पर आते हैं, अब हमें चर को ढूंढना है ना जी। ये चर हो गया और ये कौन सी हो गया, चर। अब इसका पावर देखना है, तो पावर यहाँ इसका 1 है, इसका पावर कौन सी है, 1 है। तो दोनों का पावर 1 आ गया। तो क्या लिखे हैं, यदि चर का घात 1 है तो उसको हम रैखिक बोलेंगे। इसका मतलब ये किस टाइप का इक्वेशन हो गया, ये हो गया रैखिक, लीनियर, मतलब एक घातीय रैखिक। क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। चलो जी इसमें देखते हैं आप इसको ढूंढोगे पहले चर। तो चर यहाँ पर है आपका और चर यहाँ पर है। अच्छा, चर का घात को ढूंढो आप। तो इसका घात 2 है और इसका घात, तो हम क्या बोले हैं कि घात 1 रहे तो ही इसको हम रैखिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर घात इसका 2 आ गया, इसका कितना 1, इसका तो ठीक है लेकिन इसका कितना हो गया, तो भाई ये रैखिक नहीं है, ये रैखिक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चल देखो, चर यहाँ है और यहाँ चर समझते हो ना, अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर्स होता है उस चर को सूचित करता है। नहीं तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर हैं, इसका मतलब दोनों कौन सी है, चर है। और ये क्या चीज है, अचर है।
तो चर यहाँ पर है, चर यहाँ पर है, इसका पावर कितना है, इसका पावर, तो कौन सा समीकरण हुआ ये हो गया रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण, ये हो जाएगा अपना रैखिक समीकरण हो गया। इसकी बात करते हैं, ये क्या चीज है, चर, चर को ढूंढो ना, चर ही हो गया, इसका पावर कितना है एक, ये भी क्या हो गया, ये भी आपका रैखिक समीकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये रैखिक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ये रैखिक नहीं है, ये वाला रैखिक। तो हमें किसको पढ़ना है, क्या सेटिंग है, हाँ हेडिंग क्या आपका रैखिक समीकरण। अब हम जो रैखिक समीकरण है उसको इसमें से उठा लेते हैं, बाकी क्या करते हैं छोड़ देते हैं। जो हमारा काम का है उसको हम ले लेते हैं, जो काम का नहीं उसको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो हमारे काम का कौन कौन नहीं है, ये 2 नंबर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आ रहा समझ में। तो इसको हम हटाते हैं, इसको क्या करते हैं हटाते हैं। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दो आप, अच्छा जी ये नहीं है इसको हटा दो। चलिए अब हम आते हैं 2 चर वाले, अब इसमें 2 चर वाला, अब रैखिक समीकरण तो ढूंढ लिया, अब हम ढूंढते हैं 2 चर वाला। जो इसमें हम लोग को पढ़ना है ना, वो एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है, जिसमें 2 चर हो वैसे ही समीकरण को हमें क्या करना है स्टडी करना है इसमें। तो देखते हैं इस चैप्टर में हमें स्टडी किसका करना, किस टाइप के रैखिक समीकरण का स्टडी हमें करना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हेडिंग क्या चीज है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ये रैखिक समीकरण है, 2 चर है इसमें, ये है और ये है, 2 चर है एक्स और वाई। तो चलो इसको हमें लेकर के आगे इसी टाइप के इक्वेशन को हमें इसमें क्या करना है पढ़ना है। ये देखो 2 चर है इसमें तो इसी टाइप के इक्वेशन को हमें इसमें अध्ययन करना है स्टडी करना है। ये वाला 4 नंबर देखो, इसमें एक चर है नहीं, मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये सब कौन सी है 2 चर वाला। तो हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ही नहीं पढ़ना है, इसका मतलब इसे हमें नहीं पढ़ना है, तो हम इसे भी क्या करते हैं हटा देते हैं, इसे भी क्या करते हैं हटा देते हैं। देखो ये वाला कितने चर है इसमें, रैखिक तो है बट 3 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसे भी हमें नहीं पढ़ना है, तो इसको भी हम क्या करते हैं हटा देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया कि हमें किस टाइप के रैखिक समीकरण का अध्ययन करना है, जिसमें 2 चर हो उसी टाइप के, मतलब इस टाइप का इक्वेशन का हमें क्या करना है अध्ययन करना है। अब एक चीज आ गया इसमें युग्म युग्म का मतलब कौन चीज, जोड़ा, मतलब जो भी इसमें हमको रैखिक समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण मिलेगा ना, वो जोड़ा में मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा ना तो 2 ठो रहेगा हमेशा, अकेले नहीं रहेगा। तो युग्म का मतलब कौन सी होता, पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा नहीं। तो इस टाइप का 2 इक्वेशन हमेशा साथ में मिलेगा, मतलब आपके पास जो भी इसमें 2 चर वाला रैखिक समीकरण आएगा ना, इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा। पहला प्रश्न इस तरह से दिया रहेगा x प्लस वाई बराबर 7, फिर यहाँ पर दे सकता है 2x माइनस 3y बराबर 5। इस टाइप का इक्वेशन आपको मिलेगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण ये भी है, ये भी है, क्या कहेंगे इसको युग्म, क्या कहेंगे युग्म। और इसी तरह का 2 से ज्यादा इक्वेशन यदि हम ले लेते हैं ना, तो उसको निकाय बोला जाता है, युग्म। अब मान इसी टाइप का हम इक्वेशन ले लेते हैं इस तरह से, 2 नंबर प्रश्न में x प्लस वाई बराबर 7, 3x माइनस वाई बराबर 8, 4x प्लस 7y बराबर 9। अब बताइए इसमें कितने इक्वेशन है, 3। तो इसको तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा आ गया। तो जिस मतलब कि वैसे समीकरण, मतलब वैसे क्या कहेंगे 2 चर वाले वैसे रैखिक समीकरण जिसमें 2 से ज्यादा समीकरण शामिल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं निकाय। क्या बोलते हैं
समीकरण निकाय इसको बोलेंगे। निकाय को इंग्लिश में सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिस्टम बोला जाता है। तो निकाय कब बोलेंगे? जब दो से ज्यादा इक्वेशन रहे तब। ऐसा में तो अब तो हमें समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण u का मतलब क्या होता है। आगे बढ़े। अब हम चलते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ा, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मान लो ये जो है ना, ये भोलू है। कौन है ये? हाँ, ये भोलू है। अब ये जाता है किसी दुकान पर। कहाँ पर जाता है? दुकान पर जाता है। ये जाता है किसी दुकान पर और इसको खाने का मन करता है लड्डू। क्या खाने को मन करता है? लड्डू खाने का मन करता है। और फिर सोचता है कि थोड़ा सा रसगुल्ला भी खा लेते। नहीं, थोड़ा सा रसगुल्ला भी खा लेते। और इसके पास पैसा तो होगा, बिना पैसे के तो देगा नहीं। तो इसके पास जो पैसा है ना, इसके पास जो पैसा है, सपोज मान लो 50 रुपया है। कितना है? 50 रुपया है। अब इसका इच्छा करता है कि 50 रुपया में हम कुछ रसगुल्ला भी खा लें, कुछ लड्डू भी खा लें। ठीक है। अब ये दिमाग में अपना लेकर के चलता है कि हम जितना रसगुल्ला तो चूंकि महंगा होगा स्वाभाविक है, ये सोचता है कि रसगुल्ला तो कम ही लेंगे, लड्डू ज्यादा लेंगे। तब ये क्या सोचता है कि जितना रसगुल्ला लेंगे ना, उससे दुगुना हम लड्डू लेंगे। जितना रसगुल्ला लेंगे, और ये दिमाग में क्या रखता है कि हमें लेना है रसगुल्ला का दुगुना लड्डू लेना है। दुगुना लड्डू लेना है। दिमाग में ये अपना पहले ही सेट करके और तब दुकानदार के पास जाता है। रसगुल्ला का दुगुना लड्डू लेना है, लड्डू लेना है। अब ये जाता है दुकान पर। कहाँ पर जाता है? दुकान पर जाता है। अब दुकान पर जाता है तो 50 रुपया उसको दे देता है। क्या देता है? 50 रुपया दे देता है और 4 रसगुल्ला लेता है और 8 लड्डू ले लेता है। तो गुना तो लड्डू लेना है उसको। अब ये दुकान के पास जाता है ना, तो ये क्या करता है? 4 रसगुल्ला लेता है। 4 क्या लेता है? रसगुल्ला लेता है। नहीं, और 8 जो है ना, लड्डू लेता है। 8 लड्डू लेता है और उसको 50 रुपया दे करके आ जाता है। ठीक है। दुकानदार से कहता है कि भैया हमें 4 रसगुल्ला दे दो और 8 लड्डू दे दो। और दुकानदार उसका दाम जोड़ करके बता देता है 50 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 50 रुपया। अब 50 रुपया उसे क्या करता है? वो बदले में 50 रुपया ले लेता है। अब आपको बताना है कि एक रसगुल्ले का दाम कितना पड़ा या एक लड्डू का दाम कितना पड़ा। जल्दी से बोलिए। एक रसगुल्ले का दाम कितना पड़ा होगा, एक लड्डू का दाम कितना पड़ा होगा? बोलिए सोच करके। एक रसगुल्ले का दाम कितना पड़ा होगा और एक लड्डू का दाम कितना पड़ा होगा? कोई नहीं बता सकता जब तक वो दुकानदार नहीं बताएगा। ऊपर वाले आ जाएंगे ना तो भी नहीं बता पाएंगे इसको। कौन बताएगा? जब तक दुकानदार नहीं बताएगा तब तक हम आप इसको नहीं बता सकते। इस रेट से काटा हो तो वही ना जानता है। अरे समझ ना, इसको नहीं बताया जा सकता। तो इस तरह के प्रश्न जब हमारे मैथमेटिशियन के सामने आया ना, तो उसको हल कैसे किया जाए, तो इसी टाइप के प्रश्न के हल के लिए, निदान के लिए मैथमेटिशियन ने हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण u
का आविष्कार किया और जिसकी सहायता से इस टाइप के प्रश्नों को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। वैसे प्रश्न जिसके बारे में हम नहीं जानते हो, उसके हल को हम लोग कोई खास नियम से नहीं निकाल सकते हो, जिसमें चीजें अननोन हो, हमें पता नहीं हो, है कि नहीं, तो उन तरह के समस्याओं को हल करने के लिए ही इस तरह के टॉपिक्स का क्या किया गया, आविष्कार किया गया। क्या किया गया, आविष्कार किया गया। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि हम कुछ ऐसा करें कि जो हमें पता नहीं है उसे हम मान लेते हैं। तो क्या पता नहीं है, एक रसगुल्ला का दाम यदि हमें पता चल जाता, एक रसगुल्ले का दाम यदि हमें पता चल जाता तो 4 रसगुल्ला का दाम पता चल जाएगा। एक लड्डू का दाम यदि वो हमें बता दिया रहता, एक लड्डू का दाम यदि वो बता दिया रहता तो हम बाकी लड्डू का दाम निकाल देते और सबको जोड़ देते, 50 रुपये के बराबर क्या हो जाता, आ जाता। अब हम दुकानदार से पूछते हैं, भैया हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा। यदि घर के लोग पूछेगा कि एक रसगुल्ला कितने का था तो क्या बताएंगे, नहीं। तो अब हमें पूछना पड़ेगा। तो जो चीजें हमें पता नहीं रहता है ना, उसे हम मान लेते, वो बता देगा तब क्या दिक्कत है, लेकिन सवाल है कि वो तो हमको बताएगा ही नहीं ना, वो हमें बताएगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो चीज हमें पता नहीं रहता ना, उसे चर एक्स वाई जेड इस तरह से मान करके आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। याद रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रसगुल्ले का दाम 100 रुपया मान लेते हैं, एक रसगुल्ले का दाम 100 रुपया मान लेते हैं। चलो, तो एक रसगुल्ले का दाम हम कितना मान लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना एक रसगुल्ले का दाम, एक रसगुल्ले का दाम बराबर कितना, मान लो एक रसगुल्ले का दाम जो है 5 रुपया है। कितना है, 5 रुपया। आजकल तो 5 रुपया में ना मिलता होगा छोटा वाला। हाँ। और एक लड्डू, एक लड्डू का दाम बराबर हम मान लेते हैं, दूर सॉरी जो पता नहीं उसको एक्स वाई मानते हैं ना, एक्स वाई के टर्म में मानो, एक्स वाई के टर्म, क्योंकि वो बताया नहीं ना हमें, नहीं बताया तो फिर पता नहीं उसको हम एक्स वाई जेड इस तरह से मानते हैं। एक रसगुल्ले का दाम कितना मान लेते हैं, 100 रुपया। और एक लड्डू का दाम कितना, 22 रुपया। अब चलो जी, पहले आप खरीदना, पहला शर्त जो कि ये वाला है कि रसगुल्ला का दुगुना लड्डू लेना है। तो रसगुल्ला यदि हम एक्स ठो लेंगे तो स्वाभाविक लड्डू 2 वाई लेना पड़ेगा, दुगुना। लड्डू एक्स लेंगे, सॉरी रसगुल्ला एक्स लेंगे तो लड्डू कितना, 2 वाई के बराबर। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा, पहले शर्त से, पहले शर्त से, पहले शर्त से रसगुल्ला यदि हम लेते हैं एक्स, कितना, एक्स, तो लड्डू कितना हो जाएगा, इसका दुगुना 2 वाई हो जाएगा। और दूसरे शर्त से, दूसरे शर्त से ध्यान से देखो, एक रसगुल्ले का दाम, 4 रसगुल्ला लाना है, तो एक रसगुल्ले का दाम 100 रुपया, तो 4 रसगुल्ला का दाम 4x। एक पेन लेते हो 5 रुपया में, तो 2 पेन कितना, 2 गुने 5, 3 पेन, 3 गुने 5, 4 पेन, 4 गुने 5। उसी तरह से एक रसगुल्ला का दाम 100 रुपया, तो 4 रसगुल्ला का दाम 4 गुने 1। तो एक 4 रसगुल्ला का दाम कितना हो जाएगा, 4x रुपया। तो रुपया नहीं लिख रहे हैं, रुपया रुपया कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और एक लड्डू का कितना, y रुपया। तो 8 लड्डू का 8 वाई। एक लड्डू का 2 रुपया लेता तो 8 लड्डू का 8 गुने 2 नहीं होता, तो ये हो जाएगा 8x रुपया। कितना, सॉरी वाई ना, 8 y रुपया। अभी दोनों रुपया जोड़ करके ना हमसे 50 रुपया लिया है, तो दोनों को जोड़ेगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, 50 रुपया।
तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, रुपया रुपया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से अब हम एक रसगुल्ले का दाम कितना होगा वो हम आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे x बराबर 2i, इसमें जहां जहां x है ना वहां पर 2i आप क्या करो, रख दो। तो चलो रख देते हैं, तो हो जाएगा 4 गुना x जब क्या रखोगे 2i बराबर 8y बराबर कितना 50 आ जाएगा। तो ये गुना होगा, तो 4 दूनी 8y अब प्लस 8y बराबर कितना 50 हो जाएगा। अब ये दोनों एक जाति का है, चर सेम है, एक जाति का, पावर भी सेम है, चर भी सेम है, तो एक जाति का हो गया, सजातीय जिसको कहते हैं। तो सजातीय में क्या होता है, प्लस है तो जुट जा, तो 8y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16y बराबर कितना 50। अब 16 उधर जाकर भाग हो जाएगा, क्योंकि ये y का गुणांक है, और गुणांक जब भी जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो y बराबर हो जाएगा 50 बट्टा 16, तो कितना होगा 16 तिया 48, 16 तिया तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब मान लो 3 रुपया आ गया इसका, अप्रोक्स 3 रुपया, लगभग 3 रुपया। मतलब एक लड्डू का दाम कितना, तो y की जगह पर 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना 6, x कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा लगभग 6 रुपया। मतलब एक रसगुल्ले का दाम कितना 6 रुपया, और एक लड्डू का दाम कितना 3 रुपया, वो हमसे क्या किया है, लिया है। और समझ में, तो इस तरह से अब वो दुकानदार से बिना पूछे हुए हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक एक रसगुल्ले का दाम कितना काटा और एक लड्डू का दाम उसने कितना काटा। इस तरह की समस्या जब हमारे सामने आया होगा तो इसी क्रम में इस चैप्टर का आविष्कार हुआ होगा, या ये चैप्टर शामिल किया होगा, जिसका हमें अध्ययन करना कौन सी है, जरूरी। अब ये तो समझ में आ जाए क्यों। चलिए अब हम बढ़ते हैं। मान लो कि आपका एक तो इक्वेशन दिया रहा है, ये अब मान लो कि इसको हम मिटा देते हैं। सपोज मान लो एक इक्वेशन आपका दिया रहा है इस तरह से, x प्लस, चलो उसको बाद में देखेंगे, हल बाद में देखेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आपसे पूछते हैं, हम आप लोगों से पूछते हैं कि कोई उदाहरण बताओ, दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण बताओ। क्या बताओ, उदाहरण बताओ। तो एक विद्यार्थी कहता है कि सर आप ये वाला चीज x प्लस वाई बराबर 7 आप लिख दीजिए, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। चलो, तो दूसरा विद्यार्थी तुरंत खड़ा होता है, कहता है कि नहीं सर आप ये भी तो लिख सकते हैं, इसका वाला मत लिखिए, मेरा वाला लिखिए, 3x माइनस 2y बराबर 8। तो हम कहते हैं कि चलो तुम्हारा वाला भी लिखिए। तो तीसरा कहता है सर उसका वाला क्यों लिखिएगा, हमारा वाला लिखिए आप। तो तीसरा बोलता है कि सर ये वाला चीज लिखिए, 5x प्लस 7y बराबर 9। तो चौथा बोलेगा कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, मेरा वाला लिखिए। नहीं, फिर पांचवा उठेगा तो कहेगा कि नहीं सर इसका वाला क्यों लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो भी तो रैखिक समीकरण है, आप तो उसको लिखिए आप। तो इस तरह से लिखते लिखते हम थक जाएंगे, और सबका जब नहीं लिखेंगे ना तो झगड़ा करेगा आपस में सब, कि मेरा वाला लिखे और नहीं लिखे उसका वाला लिख दिए, उसका वाला लिखे उसका वाला आप नहीं लिखे, सब झगड़ा करेगा सब। तो झगड़ा से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मानक रूप का आविष्कार करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का आविष्कार करते हैं। ये तो दो चर वाला रैखिक समीकरण सब न है, तो मान लो इसको लिखेंगे तो ये झगड़ा करेगा, इसको लिखेंगे ये झगड़ा करेगा, हमको कोई एक ही लिखना है। तो झगड़ा से हमें बचना है, पंचायती करना रहता है तो क्या करते हैं, झगड़ा से बचते हैं कि झगड़ा लगाते हैं, निदान खोजते हैं ना। तो निदान ढूंढना पड़ेगा कि कोनो झगड़ा नहीं करे।
तो इस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा को हटाने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो सब में होना चाहिए वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। तो जितना इक्वेशन है ना, चूंकि दो चर वाला आप रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो दो चर का होना तो जरूरी है। कि जितने इक्वेशन है सब में एक्स और वाई है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक्स और वाई लिख देना, प्लस बीच में दे देना। अच्छा, जो बदलता है ना उसको ए बी सी मान करके चला जाता है। तो ध्यान से देखो क्या बदल रहा है इसमें। पहले हम पहला इक्वेशन को फोकस करते हैं। तो इसका गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कौन सी है 1। गुणांक समझते हो ना, जैसे x का गुणांक 1, जैसे आप x का गुणांक कितना है 3 है। गुणांक का मतलब हो गया x में किस अंक से गुना है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो x में किससे गुना है 3 से, तो x का गुणांक कौन सी हो गया 3 हो गया। यहाँ पर y का गुणांक कौन सी हो गया -2 हो गया। क्या हो गया -2। तो देखो यहाँ पे x का गुणांक 1, x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक, तो गुणांक बदल रहा है। क्या बदल रहा है, तो जो बदलता है ना उसको बोले है ना ए बी सी, इस तरह के चीज मान करके चलते हैं। तो x का गुणांक बदल रहा है, तो यहाँ पर x का गुणांक हम लिख देंगे a। और क्या बदल रहा है, y का गुणांक कभी 1 हो जा रहा है, कभी -2, कभी 7, और भी कुछ बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो y का गुणांक बदल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कौन सी। और ये जो अचर है ना बिना एक्स वाई वाला वो भी बदल रहा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं। तो यही जो होता है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाता है। अब कोई झगड़ा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें से किसी को लिखा ही नहीं है, न एक को लिखा है, न 3 को, न 5 को, न 1 को, न -2, किसी को लिखा है हमने, तो झगड़ा नहीं करेगा। अब ये कहेगा सर हमको लिखिए, तो कहेंगे जाओ तुम ए के जगह पर तुम बैठ जाओ, और बी के जगह पर तुम बैठ जाओ, और सी के जगह पर तुम बैठ जाओ। आ गया। ये कहेगा सर हमको क्यों नहीं लिखे, तो कहेंगे जाओ तीन के ए के जगह पर 3 बैठ जाओ, और बी के जगह पर क्या बैठ जाओ -2, और सी के जगह पर कौन बैठ जाओ, तो वो भी आ जाएगा। अब झगड़ा खत्म। तो इसी को हम बोलते हैं मानक रूप। किसका मानक रूप बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, वो आप लिखे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस बराबर क्या चीज c लिखना पड़ेगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई, अब प्लस सीधा अगर क्या हो जाएगा, अब माइनस सी रहता तब क्या होता है प्लस सी। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं ना तो बीच में हमेशा प्लस दे करके बनाते हैं। तो प्लस सी बराबर कितना 0। तो ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो गया, और ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, दोनों ही मानक रूप है। तो अब इसको हटाएं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हेडिंग हमारा होगा कि दो चर वाले दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण का मानक रूप, मानक का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का मानक रूप, मानक रूप हो जाएगा। कौन होगा, इसको हटा देते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, ये मानक रूप हो गया। जहां ए बी सी कौन सी है, जल्दी से बताइए तो, ए बी सी क्या चीज है, हाँ
ए जो है एक्स का गुणांक है, बी वाई का, सी अचर है, मतलब ए बी सी के जगह पर कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो आपके पास कितनी संख्याएं हैं, किस टाइप की संख्याएं आपके पास होती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या भी लिखते हैं आप नहीं, मतलब ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो लिख देते हैं, जहां ये लिखना जरूरी है, जहां जहां ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। चलो लिख देते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। इसको इतना लंबा चौड़ा मत लिखो। जहाँ एबीसी कौन सी है? वास्तविक संख्या। क्या चीज है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। चलिए, तो एक जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 √2 √3 √5 1/2 कुछ भी लिख सकते हैं। बी के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, सी के जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसमें कोई विद्यार्थी है क्या जो ऐसा कुछ लगे कि नहीं सर ये चीज हम लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा? कुछ हर रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं एबीसी की जगह पर। तो कोई डाउट है, ऐसा लगे आपको कि ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं? ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो आपको किसी संख्या पे डाउट है कि ये चीज हम नहीं लिख सकते हैं? जल्दी से बोलिए, आप ही लोगों को सोचना है, बताना है, सोच कर बोलिए। रूट वाला नहीं लिख सकते हैं? चलिए, कॉमन सेंस की बात है, सोचिए सोचिए, सोच कर बोलिए। जितना सोचिएगा उतना ही दिमाग आपका डेवलप होगा। हम ज्यादा सोचेंगे तो हमारा दिमाग ज्यादा डेवलप करेगा, और 25 वर्ष तक ही दिमाग डेवलप करता है। अब चलिए, अच्छी बात है। अब परिमेय संख्या कुछ विद्यार्थी बोले, ठीक है, और आप लोग बोलिए। 0 हो सकता है, और बोलिए। चलिए, ए बी सी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि आप कल्पना करो, कल्पना नहीं, हकीकत में हम आपको बताते हैं कि यदि हम ए के जगह पर 0 लिख दें, बी के जगह पर 0 लिख दें, तो 0 तो वास्तविक संख्या हम लिख सकते हैं। देखिए, अब लिख करके देखते हैं कि फिर क्या होता है। यदि हम ए बी के जगह पर हम 0 लिखते हैं, तो ध्यान से देखो, 0 गुना एक्स प्लस 0 गुना वाई, 80 को फिलहाल इसे ही छोड़ देते हैं। तो 0 से इसमें गुना करोगे तो 0 हो गया, 0 से वाई में गुना करोगे 0, अब प्लस सी बराबर क्या चीज? 0। तो ये तो खत्म हो गया, सी बराबर, ये रैखिक हुआ। रैखिक के लिए क्या चाहिए? चर दो ठो होना जरूरी है, दो चर वाले में, और पावर 1 का भी होना कौन चाहिए? मतलब दो चर का होना कौन चाहिए? जरूरी। लेकिन 0 जब ए और बी के जगह पर 0 लिख दोगे ना, तो ये दो चर वाला रहेगा ही नहीं, खत्म हो गया। तो फिर रैखिक कहां से होगा? इसीलिए हम ए बी के जगह पर 0 नहीं लिख सकते हैं, सी के जगह पर लिख दोगे चलेगा, लेकिन ए और बी के जगह पर हम 0 नहीं लिख सकते हैं। 0 लिखेंगे तो क्या होगा? ये जो चर है ना, इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ए बी सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं? ए के जगह पर और बी के जगह पर 0 छोड़ करके कुछ भी लिखो, सबका सब मान्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक संख्या है जहां जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू, अब ये जाकर के परफेक्ट हमारा डिफिनीशन हुआ। ये जब नहीं लिखते ना तो परफेक्ट डिफिनीशन नहीं होगा। तो आपसे अब कोई पूछे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो क्या बताइएगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बदले में ये भी बोलना पड़ेगा आपको कि जहां ए बी सी क्या चीज है? वास्तविक संख्या, तथा परंतु a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू, तो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। इतना आपको याद रखना पड़ेगा।
आया समझ में क्यों ये सब लिखते हैं? आ गया समझ में? चलिए, अब जो आपका चैप्टर है ना, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, आपका जो चैप्टर है ना, ये ध्यान से देखो किस टाइप का चैप्टर है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब हमको जोड़ा में पढ़ना है, सिंगल नहीं पढ़ना है, सिंगल नहीं पढ़ना है आपको। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप तो एक ही ना मानक रूप है, इस टाइप का दो समीकरण हमको पढ़ना, हमेशा दो टाइप का रहेगा। तो कैसे पता चलेगा? अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं अब, दो चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, मानक रूप मतलब इस तरह का दो इक्वेशन हमको लेना है। तो ध्यान से देखो, पहला हमारा हो जाएगा ए एक्स तो रहेगा इन सब में, बी वाई भी रहेगा, अब प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम दे देंगे वन, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन। वन हमें ये बताता है कि पहला मानक रूप हो गया। और दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो हो जाएगा। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप हो गया। युग्म मतलब जोड़ा, अरे सर में, तो यह भी जब भी युग्म कहे तो दोनों को आपको बताना पड़ेगा। और सिर्फ रैखिक समीकरण का मानक रूप है दो चर वाला, तो इसमें ये वाला चीज आपको या ये वाला चीज आपको बोलना पड़ेगा। और दो ठो है तो ये वाला। तो यहाँ पर वन 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 का मतलब पहला हो गया, और दूसरा है तो इसलिए हमने टू टू क्या किया है यहाँ पर दे दिया है। तो पहला क्या हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और दूसरा हो जाएगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो। तो जो भी चैप्टर में मिलेगा इस टाइप का दो इक्वेशन आपको मिलेगा, हमेशा इसी टाइप का दो इक्वेशन क्या होगा, मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे अब, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके हल कितने होते हैं, उनके हल कितने होते हैं। पहले उसका आलेख आप लोग आता है ना, क्लास में पढ़े हैं, ग्राफ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, ग्राफ हम लोग, हाँ ग्राफ लेंगे। जैसे एक इक्वेशन पहले ले लेते हैं, एक इक्वेशन हम ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई बराबर फोर। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो 9th क्लास में क्या सीखे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण या एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उसके ग्राफ जो खींचते हैं किस टाइप के होते हैं, नहीं पता? नहीं पता? दो चर वाले या एक चर वाले रैखिक समीकरण हमें 9th क्लास में पढ़ना था, तो उसका आलेख भी वहाँ पर आप लोगों को सिखाया गया था। उसका ग्राफ हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, खींचते हैं, तो किस टाइप का होता है, नहीं पता? भूल गए नहीं? चलिए इतना जल्दी मत भूलिए।
तो चलिए इसका ग्राफ हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बोर्ड पर, पेपर पर, हालांकि ग्राफ पेपर होता है इसके लिए, सबसे बेस्ट हो ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए। तो चलिए ग्राफ पेपर नहीं है तो हम हिंट्स देते हैं, शायद आपको याद आ जाए, नहीं भूल गए हैं आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बोर्ड पर एक रेखा ऐसे लेते हैं और दूसरा हम लोग ऐसे लेते हैं, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं उदग्र। नहीं, और दोनों ऐसे खींचना कि दोनों एक दूसरे के लंबवत काटे, लंबवत काटे। चलो एक रेखा हम ले लेते हैं इस टाइप से, ये पहला हो गया, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। एक दूसरा हम खींचते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, इस टाइप का, इस टाइप का हो गया। अब देखो जहाँ पर दोनों काटता है ना उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? ये हो जाएगा अपना मूल बिंदु, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसको देखो, ये लंबा जो रेखा, एक्चुअली ये जो रेखा आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ये संख्या रेखा है। इस रेखा पर संख्याओं को लिखा जाता है, तो स्वाभाविक ये संख्या रेखा है। और संख्या रेखा के बारे में आप तो 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ रहे हैं। नहीं, संख्या रेखा कुछ इस टाइप से होता है। इस पे हम लोग बीच वाले पॉइंट को हम लोग ऐसे 0 से शुरू करते हैं, इधर एक साइड में प्लस वाला मान लेते हैं, 1 2 3 4, नहीं इधर आते हैं तो क्या लेते हैं, -1 -2 -3, इस टाइप के लेते हैं। ये भी जो है ना इसी टाइप का है, और ये भी जो है ना इसी टाइप का संख्या रेखा है। तो दोनों कहाँ से जीरो स्टार्ट करेंगे हम, देखो जहाँ पे दोनों काटता है ना वहाँ जीरो से स्टार्ट करना। तो जीरो की इधर क्या लेते हैं, प्लस वाला, और जीरो की इधर क्या लेते हैं, माइनस वाला। ये हो जाएगा, इधर हम ले लेते हैं बराबर बराबर दूरी पर लेना, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आगे इसके बहुत सारी संख्याएं इस तरह से मिलेगी, इसीलिए तीर का चिन्ह रहता है। तीर का चिन्ह रहता है कि जरूरत पड़ेगा तो आगे आप बढ़ा करके क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और इधर क्या मिलेगा, माइनस वाला। तो इतना ही दूरी पर लेना, -1 -2 -3 -4 -5, जरूरत पड़ेगा तो बढ़ा देंगे इधर। ऊपर भी मिलेगा, ऊपर प्लस वाला लेना और नीचे क्या लेना, माइनस वाला। ये हो जाएगा +1 2 3 4 5 6, इधर ले लेते हैं माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरह की चीजें लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्षैतिज रेखा है, तो इसको हम लोग एक्स अक्ष भी बोलते हैं। तो हम क्षैतिज रेखा यहाँ पर नहीं बोलेंगे, एक्स अक्ष बोलेंगे। ये टोटल एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो जाएगा, वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, लेकिन एक्स अक्ष दो टुकड़ा में बट गया। देखो इधर प्लस वाला और इधर माइनस वाला, तो प्लस वाले को हम लिखते हैं सिर्फ एक्स, क्या लिखते हैं, ये एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष। अब माइनस वाले की तरफ एक्स डैश, तो इसको हम बोलेंगे एक्स डैश। तो इस क्षैतिज रेखा को अब हम एक्स ओ एक्स डैश रेखा भी बोल सकते हैं, या एक्स अक्ष को अब हम एक्स ओ एक्स डैश ही बोल सकते हैं। तो डैश वाले की साइड में क्या लेते हैं, माइनस, एक्स वाले साइड प्लस। उसी तरह से ये वाई अक्ष भी दो टुकड़ा बट गया है। देखो यहाँ से प्लस वाला, यहाँ से माइनस वाला। ऊपर वाले को बोलेंगे वाई अक्ष और नीचे वाले को डैश, मतलब माइनस, हाँ वाई डैश, मतलब माइनस वाले के साइड में डैश लिखते हैं, और जिधर माइनस नहीं रहता उधर डैश नहीं लगाते हैं। तो है तो वाई अक्ष है, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के लिखते हैं वाई, इधर क्या हो जाएगा, वाई डैश, वाई डैश। अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ हमें प्लॉटिंग करना है। क्या प्लॉटिंग करना है इसका, इसका ग्राफ हमें प्लॉटिंग करना है। तो चलो ध्यान दो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो चर है ना, एक चर को इधर भेज देना, एक चर को उधर भेज दो, किसी को एक्स को या वाई को, किसी को उधर भेज दो। किसको भेजें, जल्दी से बोलिए, चलो वाई को भेज देते हैं। तो एक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई, हो गया। ये दोनों चर है। अब देखो ध्यान से, राइट साइड का जो चर होता है ना उसको हम बोलते हैं स्वतंत्र, और इधर वाले चर को बोलते हैं परतंत्र। ये हो गया कैदी, ये हो गया हम लोग। ये परतंत्र, सॉरी ये है हम लोग हो गए, ये हो गया कैदी।
ये स्वतंत्र है, हम लोग कहीं भी घूम फिर सकते हैं। कैदी कहीं जाता है, चार दीवारी में घूमते रहेगा, वो वहीं पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तो ये हो गया स्वतंत्र चर, और ये क्या कहलाएगा, परतंत्र। ये स्वतंत्र हम लोग हो गए, और ये हो गया कैदी, परतंत्र हो गया। मतलब अब आप y का मान कुछ भी रखो, जो रखोगे ना उसी के हिसाब से इसका मान आएगा। मतलब इसका अपना कुछ वजूद नहीं है, ये किस पर निर्भर करता है, y पर। ये किस पर निर्भर करता है, तो y का मान कुछ भी रखो अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हॉल सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एक हॉल सारणी, इसको हम बोलते हैं एक हॉल सारणी। इस तरह से याद कीजिए, इस तरह की चीजें आप सीखे थे, हॉल सारणी, हॉल सारणी। अब आप y का मान कुछ भी लो, छोटा छोटा लेना, चलो 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पर x लिखना, यहाँ पर y लिखना। स्वतंत्र चर कौन है, लेफ्ट साइड वाला, सॉरी राइट साइड वाला, कौन है, राइट साइड। तो राइट साइड के जो चर है y के सामने कुछ भी रखो, छोटा छोटा मान, तो चलो हम रख देते हैं 0। तो y के जब 0 रखोगे, जब y बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, तो y की जगह पर 0 रखोगे तो 4 माइनस 0 बराबर कितना, 4। तो x बराबर कितना, तो y की जगह पर जब 0 रखोगे तो x का मान कितना आ गया, 4। अच्छा जी, अब एक और मान आपको लेना है, बोलो क्या लेना, y की जगह पर 1 ले लेते हैं। चलो 1 नहीं लेंगे, 2 ले लेते हैं हम अपने से। तो x बराबर कितना हो जाएगा, चाहो तो मन के अंदर भी ये सब काम कर सकते हो। हाँ, y के जगह पर बस यहाँ पर लिख देना है, तो y की जगह पर क्या लिया तुमने, 2। तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 बराबर कितना, 2। तो जो आएगा किसका मान हो जाएगा, x का, नहीं तो ये हो जाएगा 4 माइनस कितना, 2 बराबर कितना, 2 आ गया। तो देखो ये जो है ना, ये पहला हल कहलाएगा, ये दूसरा हल कहलाएगा। मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि x जब जब 4 रखेंगे ना, तो y का मान कितना आ जाएगा, 0। जब x जब 2 रखोगे ना, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। तो ये पहला हल हो गया, ये हो गया आपका पहला हल। कौन सा हल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, x का मान पहले लिखा जाता है 4,0, ये पहला हल हो गया। और ये हो जाएगा दूसरा हल, 2, हल का मतलब हो गया यहाँ पर x का मान, जैसे पहला हल क्यों कह रहे हैं, देखो x जब पर 4 रखोगे और y की जगह पर 0 रखोगे ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, दोनों साइड बराबर आ जाएगा। तो x और y की जगह पर कुछ भी रखो, उसको जोड़ने पर 4 के बराबर आ जाए, तो इस समीकरण का वो हल कहलाएगा। इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। हल कब कहेंगे, x और y का वह मान जो x और y के जगह पर रखो, और रखने के बाद बराबर दोनों साइड में बराबर आ जाए, दोनों साइड में कौन सी आ जाए, यदि बराबर नहीं आता है तो हल नहीं कहलाएगा। अब कोई विद्यार्थी हल निकालता है ये वाला 5, 2, अब ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, सोच कर बोलिएगा। कोई विद्यार्थी, आप ही लोगों में से कोई विद्यार्थी जो है ना, एक हल निकालता है 5,2। हमारा प्रश्न है कि ये हल गलत है या सही है, कैसे जांचिएगा, कैसे जांच लिए गलत है। देखो x का मान यहाँ पर रखा तुमने, और y का मान यहाँ पर रखा, जोड़ है तो जोड़ा, तो दोनों साइड में बराबर आना चाहिए। तो 5 + 2 इधर कितना हो जाएगा, 7, और जबकि इधर कितना है, बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये हल नहीं है, ये गलत निकाला गया है। जिसने भी निकाला है कौन सी है, गलत है, ये हल नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता है, याद रहेगा ना, ये आपका हल नहीं होगा। इसको हटा देते हैं, जब हल नहीं है तो हमें इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए दो तो हल मिल गया ना, अब हम ग्राफ खींचते हैं, दो ही हल से हम ग्राफ खींच सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, ये वाला चीज को। अब ध्यान से देखो, हम चलना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले एक्स अक्ष पर, यदि जो मतलब मान के हिसाब से हम चलना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 0 से। तो मान लो आप 0 पर खड़े हो, अब इसके निर्देश के हिसाब से चलना। पहले x का मान देखो कितना है, 4, तो x अक्ष पर 4 तक जाना है आप, चले x
अक्ष पर यहाँ से चलते चलते यहाँ से चलते 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 आप आ गए 4 पर, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से y का मान कितना है, तो 0 का मतलब न तो ऊपर जाएंगे और न तो 0। जैसे 1 रहता ना, तो 1 रहता तो हम यहाँ से y के सामने जो है ना 1 तक जाते, तो कुछ है नहीं है, मतलब न तो हमको ऊपर जाना है और न तो नीचे जाना है, यहीं पर हमको रह जाना है। तो बस इस पॉइंट को हम मार्किंग कर दो, यहाँ पे बड़ा सा पॉइंट एक बना दो और कहोगे इस पॉइंट का निर्देशांक जो है ना 4,0 हो गया। कितना हो गया, 4,0 हो गया। मतलब ये इस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। निर्देशांक का ये भी आप 9th क्लास में पढ़े हैं। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए, मतलब इस बिंदु का लोकेशन हो गया, एड्रेस हो गया। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर 4 इकाई की दूरी तय किया और वाई अक्ष की दिशा में कुछ भी नहीं, 0, और इस पॉइंट पर हम क्या हो गए, पहुंच गए। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं कि कहाँ पर है। एक्स का मान कितना, कहाँ से चलोगे, फिर यहीं से चलेंगे, यहाँ से चलते 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 हम आते यहाँ पर आते हैं, 2 हो गया। अब यहाँ से y का मान कितना है, 2, तो सीधे सीधे 2 के सामने तक जाओगे, 2, y का मान कितना है, तो चलो यहाँ से सीधे आपको जाना है 2 तक, सीधे चलोगे 2 लगभग यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला, यहाँ सीधे चलोगे तो यहाँ पर यही आपका हो जाएगा बिंदु जिसका मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हो गया आपका कितना, 2,2, मतलब एक्स निर्देशांक 2 हो गया और वाई निर्देशांक भी कितना, 2। मतलब यही वो पॉइंट है जिसके लिए हमें एक्स अक्ष पर 2 इकाई दूरी तय करना पड़ा और वाई का मान कितना है, 2। मतलब यहाँ से सीधे जाया जाता है, इसे टेढ़ा मेरा ग्राफ में नहीं चला जाता है, तो सीधे हम जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएंगे 2 इकाई। अब इस तरह से इस पॉइंट का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 2,2। अब ये दोनों पॉइंट को लेकर के स्केल होना चाहिए अपने पास, क्या होना चाहिए, स्केल, और स्केल लेंगे हम, और स्केल की सहायता से दोनों को हम क्या करेंगे, पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, और जो रेखा आप खींचोगे ना वही इस रेखीय समीकरण का क्या कहलाएगा, आलेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आलेख कहलाएगा। तो 2 पॉइंट अपने पास है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और दोनों पॉइंट को लेकर के आप ग्राफ खींच दो, तो चलो खींच देते हैं। ये वाला चीज हो गया। तो देखो तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका आलेख क्या है, एक सरल रेखा, क्या आ गया, सरल रेखा। तो आगे हमें बहुत सारा ग्राफ इस तरह का खींचना, आगे भी हम लोग सीखेंगे कि लगभग एक आइडिया हम दे दिए कि ऐसे खींचा जाता है। ये टोटल चैप्टर इस ग्राफ से ही भरा हुआ है, और ग्राफ वाला चीज ही जो है ना आपको 5 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है। तो अब आप देख लिए, यहाँ तीर का चिन्ह दे देते हैं दोनों, क्योंकि ये रेखा है, कौन सी है, रेखा है। तो अब आप बताओ कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है किस टाइप का होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, एक सरल रेखा। तो आपसे कोई पूछे या एग्जाम में आए कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण के ग्राफ जब खींचते हैं किस टाइप का आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक सरल रेखा आता है।